हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन प्रोग्राम बेसिक्स। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखने से पहले उसके बेसिक्स को क्लियर कर लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं कमेंट्स की। कमेंट्स एक्चुअल में इम्पॉर्टेंट इसलिए माने जाते हैं कि अगर आप अपने प्रोग्राम को रीडेबल बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दूसरे यूज़र्स आपके प्रोग्राम को आसानी से समझ सकें, तो हमें कमेंट्स अपने प्रोग्राम के अंदर ज़रूर मेंशन करने चाहिए। तो मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कमेंट्स को हम दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी होती है सिंगल लाइन कमेंट, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई कमेंट पास आउट करना है या एक्सप्लेन करना है कि आपने कोई पर्टिकुलर स्टेटमेंट अपने प्रोग्राम में क्यों लिखी है, उसका डिस्क्रिप्शन आप उसी स्टेटमेंट के एंड में हैश से शुरू करके अपना कमेंट मेंशन कर सकते हैं। उसको हम सिंगल लाइन कमेंट बोलते हैं। और कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा लेंथी होता है, वो एक लाइन में पूरा नहीं आ सकता, तो हम मल्टीपल लाइन कमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जो डबल कोट्स होते हैं उसको 3 टाइम्स कंबाइंड फॉर्मेट में अगर यूज़ करते हैं और उसमें अगर हम कोई भी चीज़ लिखेंगे तो वो मल्टी लाइन कमेंट्स की कैटेगरी में आ जाती हैं, अगर हम पाइथन की बात करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कमेंट से रिलेटेड ज़रूरी है कि जो इंटरप्रेटर हमारी लैंग्वेज का यूज़ होता है, जो स्टेटमेंट्स को प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करता है, वो कम्प्लीटली कमेंट्स को इग्नोर कर देता है। कमेंट्स सिर्फ यूज़र की अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए होते हैं, उनको यूज़ करना सिर्फ प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को इंक्रीज़ करना होता है। उसके लिए कमेंट्स प्रोसेस करना ज़रूरी नहीं है और ना ही उसके द्वारा उन कमेंट्स को प्रोसेस किया जाता है। वो एज़ इट इज़ आपके प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बनाए रखने के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं एस्केप सीक्वेंसेस की, तो अगर हम अपने आउटपुट को थोड़ा बेटर बनाना चाहते हैं और उसको अलग अलग तरीके से शो करवाना चाहते हैं, तो उस पर्पज़ के लिए हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ कर सकते हैं। पाइथन के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि आप जितनी स्टेटमेंट्स यूज़ करते हो, हर आउटपुट जो है एक सेपरेट लाइन में डिस्प्ले होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने 2 स्टेटमेंट्स यूज़ की हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड और प्रिंट पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग। अगर आप बिना एंड कीवर्ड के यूज़ करते हैं, यानी इस न्यू लाइन कैरेक्टर के बिना यूज़ करते हैं, तो ये नॉर्मली क्या होगा कि ये जो लाइनें लिखी हुई हैं ये 2 अलग अलग लाइन्स में प्रिंट होंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूस हेलो वर्ल्ड पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग एक ही लाइन के अंदर इंक्लूड करना है, तो उसके लिए आप इस एंड कीवर्ड का यूज़ कर सकते हैं, जो वो क्या करेगा, इसी के साथ अगली जो स्टेटमेंट है उसको उसके अंदर ही इंक्लूड कर देगा। लेकिन अगर हम एस्केप सीक्वेंसेस का यूज़ करते हैं तो /n से हम लाइन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक ही स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं तो आप उनको /n से न्यू लाइन में यूज़ कर सकते हैं और /t से उसके बीच में टैब स्पेस यूज़ किया जा सकता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम एस्केप सीक्वेंस कहते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। एज़ यू कैन सी इन माई पाईचार्म IDE मैंने 2 स्टेटमेंट्स यहाँ पे लिखी हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड प्रिंट पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पे आउटपुट में आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड और पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग ये 2 अलग अलग लाइंस में जनरेट हुआ है। मान लीजिए कि हमें इसमें इस पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग को सेम लाइन में इंक्लूड करना है, मतलब कि कंटिन्यूस प्रिंटिंग एक ही लाइन में करनी है। तो उसके लिए हमने पहला सिस्टम जो पढ़ा था, यहाँ पे एंड इक्वल्स टू और स्पेस अगर मैं इसमें दे देता हूँ तो ये पाइथन जो है एक स्पेस के बाद यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इसको मैंने सेव किया और सेव करने के बाद जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग जो है वो अब एक लाइन में शो हो गया है। तो इसी तरीके से ये तो था कि हम इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपने ये चीज़ जो है वो एक लाइन में लिख रखी है, ये सब कुछ जो है वो एक लाइन के अंदर लिखा हुआ है, लेकिन आपको क्या करना है, इसे अलग अलग लाइन के अंदर जनरेट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इसको सेव करके रन करते हैं
ये रिक्वायरमेंट हमारी ऐसे भी पूरी हो जाती है, इसमें ये सेम लाइन के अंदर आ रहा है। लेकिन मुझे क्या करना है, पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग को न्यू लाइन में लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे /n लगा दूंगा और सेव करने के बाद जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि पाइथन इज़ इंटरेस्टिंग जो है वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया है। और अगर मुझे इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में गैप देना है तो मैं /t का यूज़ करके इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में टैबुलर फॉर्मेट में आउटपुट जो है वो जनरेट करवा सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा गैप आ गया। अगर मैं एक से ज़्यादा बार यूज़ करता हूँ तो आप इसमें गैप जो है और ज़्यादा इंक्रीज़ करवा सकते हैं, तो ये इंक्रीज़ होता जाएगा। तो अगर टेबुलर फॉर्मेट में आपको कोई आउटपुट प्रिंट करवाने की रिक्वायरमेंट होती है तो आप /t का यूज़ कर सकते हैं, और लाइन चेंज करवाने की अगर रिक्वायरमेंट्स होती हैं तो हम /n का यूज़ कर सकते हैं। यही सेम चीज़ हमने इसके अंदर एस्केप सीक्वेंसेस में डिस्कस की है। इसी तरीके से अगर हम वेरिएबल्स की बात करें तो वेरिएबल्स कोई ख़ास चीज़ नहीं, हर प्रोग्रामिंग की सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। अगर हमें कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो हमें मेमोरी में एक लोकेशन की ज़रूरत होती है, और वो लोकेशन जो है एक वेरिएबल होता है, क्योंकि लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई ना कोई नाम देना होता है, उसे हम वेरिएबल का नेम कहते हैं, जिससे वो एक्सेस होगा और हम उसको अपने प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट पड़ने पर जब भी एक्सेस करना चाहें तो एक्सेस कर सकते हैं। तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग वेरिएबल में जो इंटरप्रेटर होता है वो उसको मेमोरी एलोकेट कर देता है, और जो भी रिज़र्व मेमोरी होती है उस पर्टिकुलर वेरिएबल की, उसी में वो डेटा जो हम असाइन करते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि अगर आप उसको यूज़र से इनपुट लेते हैं तो वो उसमें स्टोर किया जाता है। तो इसलिए अलग अलग प्रकार का डेटा उस वेरिएबल्स को अलग अलग टाइप्स में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, चाहे वो इंटीजर कैटेगरी का हो, चाहे वो डेसिमल्स कैटेगरी का हो, चाहे वो कैरेक्टर्स हों, या फिर कोई और टाइप जिसको हम बूलियन भी कह सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का डेटा जो है अपने पाइथन वेरिएबल्स के लिए स्पेसिफाई करना चाहते हो। तो पाइथन इंटरप्रेटर जो है वो इंटेलिजेंटली आपके वेरिएबल को जैसा डेटा असाइन किया जाता है वो अकॉर्डिंग टू वैसा डेटा टाइप उसको ऑटोमेटिकली अप्लाई कर देता है। हमें डेटा टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे वेरिएबल 1 हमने बनाया है और इसमें हमने वैल्यू क्या पास की है, हेलो वर्ल्ड, एक टेक्स्ट वैल्यू पास की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसका डेटा टाइप जो है वो स्ट्रिंग या टेक्स्ट बन जाएगा। ऐसे ही वेरिएबल 2 में हमने 7 दिया है तो इसका डेटा टाइप जो है वो न्यूमेरिक इंटीजर बन जाएगा। यहाँ पे हमने वेरिएबल 3 25.7 दिया है तो इसका डेटा टाइप जो है वो डेसिमल्स बन जाएगा, या इसको जो दूसरी लैंग्वेजेस में फ्लोट कहा जाता है वो इसके अंदर असाइन हो जाता है। तो अगर हम वेरिएबल 1 को प्रिंट करवाते हैं और वेरिएबल 2 को प्रिंट करवाते हैं और वेरिएबल 3 को प्रिंट करवाते हैं विद टाइप कीवर्ड, तो इसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि इसको इंटरप्रेटर ने, यानी कि पाइथन के इंटरप्रेटर ने कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो असाइन करके दी हैं। तो अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, यहाँ पे सपोज़ आपने V1 इसको हमने असाइन किया हेलो वर्ल्ड, ये हमने इसको वैल्यू दे दी। फिर उसके बाद V2 के अंदर हमने 7 दिया और V3 के अंदर हमने इसको वैल्यू दे दी 45.8। अब यहाँ पे अगर हम इसको प्रिंट करवाते हैं, इसकी वैल्यू जो हमें रिज़ल्ट में शो करवानी है, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने टाइप वैल्यू इसमें लगाई है, तो ये टाइप हमें स्पेसिफाई करना है और वेरिएबल का नाम इसके अंदर देना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फंक्शन कॉल किया टाइप और इसके अंदर V1 पास कर दिया। ऐसे ही फिर दोबारा हमने प्रिंट कमांड में टाइप यूज़ किया और इसमें आर्ग्यूमेंट के रूप में वेरिएबल 2 पास कर दिया, और तीसरे के अंदर भी हमने प्रिंट कमांड लगाई और टाइप के अंदर हमने V3 पास कर दिया एज ए आर्ग्यूमेंट। और अगर हम इसको सेव करने के बाद रन करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि तीनों वेरिएबल्स को, फर्स्ट वाले को यानी कि V1 को स्ट्रिंग डेटा टाइप, str का मतलब स्ट्रिंग है क्योंकि ये टेक्स्ट था, मल्टीपल वर्ड्स हैं उसमें इसको असाइन कर दिया, और दूसरे के लिए V2 के लिए 7 दिया था तो उसमें इंटीजर अप्लाई हो गया, और क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू थी इसलिए उसने उसको फ्लोट वैल्यू असाइन कर दी।
तो इस तरीके से ये डेटा टाइप खुद ही आइडेंटिफाई करके उस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन कर देता है और हम उसमें ईजिली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो प्रोग्रामिंग के अंदर जानने की ज़रूरत है वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या है? एक ऐसा प्रोसेस जो एक डेटा टाइप की वैल्यू को दूसरी डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, उसको हम टाइप कास्टिंग कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, वेरिएबल 1 में हमने 43 दिया और वेरिएबल 2 के अंदर 34 दिया। जब हम इसके अंदर इसकी वैल्यूज़ को ऐड करना चाहते हैं तो टेक्स्ट की वैल्यूज़ ऐड करना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा अगर हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं? मैंने यहाँ पे वेरिएबल 1 में इक्वल्स टू स्ट्रिंग के अंदर 34 दे दिया और वेरिएबल 2 के अंदर मैंने स्ट्रिंग के अंदर 43 दे दिया। अगर मैं इसमें वैल्यूज़ सपोज़ RES में यहाँ पे इनको जोड़ देता हूँ, यानी कि V1 प्लस V2 इनको मैंने जोड़ दिया और प्रिंट करवाता हूँ मैं वैल्यू RES की, रिज़ल्ट की, तो मेरे पास क्या रिज़ल्ट आना चाहिए? अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे पास रिज़ल्ट क्या आता है कि इनको दोनों को कंबाइन कर देगा। कंबाइन का मतलब 3 4 4 3, क्योंकि ये टेक्स्ट है। तो इसमें इसने क्या किया, इनको टेक्स्ट की वैल्यूज़ को कंबाइन कर दिया और हमारे पास 3 4 4 3 ये वैल्यूज़ जो हैं वो कंबाइन होके आ गई। तो प्लस ऑपरेटर जो है वो टेक्स्ट पे कंकैटिनेशन का काम करता है, लेकिन हमें इनको ऐड करना है, मतलब हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करनी है और हमें इसका रिज़ल्ट जो है 77 चाहिए, मतलब टोटल चाहिए। तो हमें इनको टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास एक इंट नाम का फंक्शन होता है जो क्या करेगा, टेक्स्ट को नंबर में कन्वर्ट कर देगा। तो मैंने यहाँ पे जस्ट इंट फंक्शन को यूज़ किया और अब इसको अगर मैं सेव करके रिज़ल्ट करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 77 जो रिज़ल्ट है वो इसने अब ऐड कर दिया। तो उसने टेक्स्ट को नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया और उस वजह से हमें यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो कन्वर्टेड फॉर्मेट में मिल रही हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइप कास्टिंग कहते हैं। तो एक डेटा टाइप की वैल्यू को जब हम किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं उस प्रोसेस को टाइप कास्टिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रिंट किया, जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं कि 5 मल्टीप्लाइड बाय हेलो, ये पॉसिबल तो नहीं है कि हम हेलो के साथ 5 को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इसको इंटेलिजेंटली हैंडल करेगा और हेलो को 5 टाइम्स प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे इसमें वैल्यू लिखता हूँ प्रिंट 5 मल्टीप्लाइड बाय और यहाँ पे मैंने हेलो लिखा, थोड़ा सा स्पेस दे दिया। सेव करने के बाद जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हेलो 5 टाइम्स आ गया। तो वैसे तो टेक्स्ट के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसने क्या किया, इस हेलो को 5 टाइम्स रिपीट करवा दिया कि आप शायद इस तरीके की एक्टिविटी परफॉर्म करना चाहते हैं। तो इस चीज़ को हम टाइप कास्टिंग की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको ये सारे बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और अगर फिर भी किसी में कोई कन्फ्यूजन है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग विद अस, स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोज़ एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।